हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लासेस हैं वो अब यहाँ से कंटिन्यू रहेंगी। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 जो है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्शनल मूवमेंट वाला वो ख़त्म कर दिया है, और उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपकी LDRC क्लासेस में डिस्कस कर लिए जाएंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है शेयर स्ट्रेसेस ऑन बीम ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं बीम में, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो कैसे एक्ट करती है क्रॉस सेक्शन पे, वो कैसे वेरी करती है, उसको आज हमने देखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर स्ट्रेसेस ऑन बीम, बट ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, अराउंड 3 to 4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें नहीं हैं। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, पर कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो टॉपिक का नाम है शेयर स्ट्रेसेस ऑन बीम्स, शेयर स्ट्रेस ऑन बीम्स ड्यू टू बेंडिंग, स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको शेयर स्ट्रेसेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा, जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए हैं लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक होता है शेयर स्ट्रेसेस का, कि जो शेयर स्ट्रेसेस होती हैं वो हमेशा होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब इस क्या है, क्या मतलब है इस कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है, उसको देखेंगे। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ये समझाया है कि अगर मान लो आपके पास कोई बार है, राइट, अगर आपके पास कोई बार है और इसके क्रॉस सेक्शन में कोई भी शेयर फोर्स लगा हुआ है, लेट अस से P, राइट, और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है L, राइट। तो यहाँ जो शेयर स्ट्रेस होंगी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है P/A, राइट। A क्या है, A जो होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। P आपका पैरेलल फोर्स है जो क्रॉस सेक्शन के लग रहा है, तो शेयर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स P/A, राइट। अब ये जो शेयर स्ट्रेस है इसका जो नेचर होता है बच्चों, ये होता है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म एट दी क्रॉस सेक्शन, राइट। ये क्रॉस सेक्शन पे क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम हम बनाएं, शेयर स्ट्रेस का अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएं, तो क्रॉस सेक्शन पे कैसा रहेगा, क्रॉस सेक्शन पे ये कुछ इस तरह से वेरी करती हैं, राइट। ये क्रॉस सेक्शन पे कुछ इस तरह से वेरी करेंगी जो शेयर स्ट्रेस होगी, राइट। ये आपकी यूनिफॉर्म रहेगी स्टूडेंट, क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। ये शेयर स्ट्रेस आई P/A, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट होगी एट एवरी पॉइंट, राइट। तो ये जो शेयर स्ट्रेस क्रिएट होती है, ये शेयर क्रिएट होती है फोर्स से, यानी कि पैरेलल फोर्स से ये शेयर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। इसमें बेंडिंग का तो कोई इफेक्ट आया नहीं, तो यहां बेंडिंग कंसीडर नहीं है। तो ये जो शेयर स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्ट शेयर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट शेयर। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई, यूनिट वही रहेगी मेगा पास्कल, राइट। लेकिन अब बेंडिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेस क्रिएट होती है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या होते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अब बच्चों यहां पर क्या है कि ये जो फोर्स है ये पैरेलल फोर्स है क्रॉस सेक्शन के, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमें इक्विलिब्रियम में आने के लिए यहां पर जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां पर एक रिएक्शन होगी ऊपर की ओर, ये मेरी रिएक्शन मिलेगी जो इसके बराबर होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। तो क्या इस समय ये जो बार है, क्या इस समय ये इक्विलिब्रियम में होगा? यहां पर डाउनवर्ड फोर्स P लगा हुआ था, यहां उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स P होगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? फ्रॉम दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, हम लिखेंगे फ्रॉम दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास कितनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है,
हमारे पास मेनली 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है इन 2 डायमेंशन। कौन कौन सी होती है? एक होता है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सेकेंड वन इज एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड द लास्ट वन इज एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम जेड इक्वल 0। तो अगर ये बार इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? तो वन बाय वन देख लेते हैं। यहां पर इस बार में कोई आपको एक्स डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है? नहीं। तो जब यहां पर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये तो हमारी यूजफुल इक्वेशन नहीं होगी, ये तो अप्लाई ही नहीं होगी। सेकेंड वन इज द अलजेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? बिल्कुल है। डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है हमें वर्टिकल डायरेक्शन में विच इज द पैरेलल फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? अपवर्ड फोर्स एट द फिक्स्ड एंड। तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो हमारी बैलेंस है, राइट? ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? अगर हम डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान ले तो अपवर्ड फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम जब लगाएंगे तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव हो गया ये वाला, प्लस अपवर्ड फोर्स नेगेटिव हो गया, ये मस्ट बी 0 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, P माइनस पी इक्वल 0, राइट? तो ये तो सही है। चलो, लेकिन क्या ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस्ड है? तो अब यहां बात समझने की ये है स्टूडेंट, क्या ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है? अगर ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड होगी तो ही हम कहेंगे कि ये पूरा बार जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब बात समझने की है कि मोमेंट जो है जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस क्या होगा? ये जेड एक्सिस क्या है? ये आपकी जेड एक्सिस हुई। तो जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट मुझे मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? मूवमेंट मुझे मिल रहा है ऐसा, इन दो फोर्स की वजह से। एक कपल मिल रहा है मेरे को, मूवमेंट नहीं कहूंगा, एक कपल मिल रहा है, राइट? तो अब इस कपल को बैलेंस होने के लिए ऊपर से भी एक कपल होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस्ड, राइट? तो अब इस इक्वेशन को भी तो बैलेंस होना है। तो अगर इस इक्वेशन को बैलेंस होना है तो फिर इसमें ऐसा क्या हो कि जो हमें एक एक्स्ट्रा कपल मिले, राइट? और इस कपल की डायरेक्शन क्या है? जो हमारा कपल लगा हुआ है इस कपल की डायरेक्शन है हमारी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे एक कपल यहां से मिले एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एक कपल मुझे यहां से मिले एंटी क्लॉकवाइज, तो यह बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, राइट? तो अब इसको बैलेंस करने के लिए जो कपल है हमारे पास, जो एक्टिंग कपल है और जो रिएक्टिव कपल होगा, उस कपल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कपल। वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री कपल। और ये कॉम्प्लीमेंट्री कपल जो होता है, ये जो स्ट्रेस क्रिएट करता है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, राइट? ये कपल इस तरह से लगेगा, ये बैलेंस होना है तो, राइट? ठीक से बना लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी एक पैरेलल फोर्स क्रॉस सेक्शन पे अवेलेबल होगा तो उस केस में जो मूवमेंट की इक्वेशन होगी वो कभी बैलेंस नहीं होती। तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए? क्या वो बैलेंस रहता है? यही हमें चेक करना है, ठीक है? हमारे पास सिर्फ ये कपल लगा हुआ था तो हमने कहा कि ये जो है इसको बैलेंस होना है। तो इसको बैलेंस, क्या ये सच में बैलेंस होता है? इसको देखना है हमें। तो मान लो इसको हम ऐसे देख रहे हैं, राइट? ये मेरा बार हो गया, तो इस फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस क्रिएट होगा, एक बिल्कुल होगा। एक शेयर स्ट्रेस क्रिएट हुआ यहां पे, जिसे हमने कहा टाउ, ठीक है? तो यहां पर इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करेगा ये वाला शेयर स्ट्रेस, राइट? अच्छा, अब इसको बैलेंस होना है तो एक शेयर स्ट्रेस नीचे की तरफ होना चाहिए और एक शेयर स्ट्रेस ऊपर की तरफ होना चाहिए बैलेंस होने के लिए, राइट? तो वो हमें देखना है क्या वो शेयर स्ट्रेस, ये जो शेयर स्ट्रेस है टाउ डैश मान लो, क्या ये शेयर स्ट्रेस इसके बराबर होती है? अगर ये शेयर स्ट्रेस इसके बराबर आएगी तभी तो ये बैलेंस होगा। बैलेंसिंग का क्या नियम होता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी कि टाउ बराबर होगा टाउ डैश? क्या ये कंडीशन होगी?
अगर ऐसी कंडीशन होगी तब हम इसे कहते हैं कि ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तभी हम कह सकते हैं ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको करने के लिए क्या करें? अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये क्या चीज बता रही है हमें? ये हमें बता रही है कि इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट इक्वेशन, कि मोमेंट इक्वेशन को हमें इक्विलिब्रियम मिलाना है, राइट। तो अब इसको कैसे करें? देखो, इसको करने का तरीका क्या है। हम क्या करेंगे कि यहां एक एलिमेंट ले लेंगे, इस एलिमेंट की एक डायमेंशंस मानेंगे, राइट। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, राइट। अब ये एलिमेंट जो है, इसकी ये जो लेंथ है, इसको कहा मैंने dx, राइट। ये मेरी हो जाएगी dy और ये हो जाएगी मेरी dz, राइट। ये मेरा एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट में एक शेयर स्ट्रेस कैसे एक्ट करेगी? एक शेयर स्ट्रेस करेगी एक्ट ऐसे, इसको बैलेंस करेगी इसकी कपल शेयर स्ट्रेस। अब ये जो शेयर स्ट्रेस है वो किससे बैलेंस होगी? नीचे वाली से। और ये जो शेयर स्ट्रेस है वो किससे बैलेंस होगी? ऊपर वाली से, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या है, आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो उसके लिए पहले आपको पूरा ध्यान यहाँ चाहिए। अब पहले हमें प्लेन ढूंढना होता है। प्लेन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है। दो चीजें हमारे पास होती है इसमें, प्लेन और डायरेक्शन। देखते हैं प्लेन और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। देखो बच्चों, अगर एक आपके पास ये एलिमेंट है, मैं बता देता हूं डायरेक्शन क्या होती है और प्लेन क्या होता है, राइट। मान लो एक एलिमेंट ऐसा है, तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन होती है, ये हमारी क्या होगी? एक्स डायरेक्शन। ये हमारी क्या होगी? वाई डायरेक्शन। और ये हमारी होगी जेड डायरेक्शन, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट जिस भी प्लेन को काटेगा वो कहलाता है उस कोऑर्डिनेट का प्लेन। यानी कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये इस प्लेन को काट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्स प्लेन, राइट। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट किस प्लेन को काट रहा है? इस प्लेन को काट रहा है, ये कहलाएगा वाई प्लेन। और z जो कोऑर्डिनेट है वो किस प्लेन को काट रहा है? वो इस प्लेन को काट रहा है, तो ये कहलाएगा z प्लेन। तो आई होप आपको पता लग गया कि प्लेन कैसे देखते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट का एक्सिस जिस किसी भी प्लेन को काटता है वो उस कोऑर्डिनेट का प्लेन कहलाता है, राइट। क्लियर होगी बात? तो यहां पर एक्स प्लेन कौन सा है? ये वाला। वाई प्लेन कौन सा है? ये वाला। और जेड प्लेन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों, कोई भी शेयर स्ट्रेस होती है या नॉर्मल स्ट्रेस होती है, उसको प्लेन और डायरेक्शन के हिसाब से दिखाते हैं। एक्चुअली टॉपिक प्रिंसिपल स्ट्रेस में समझाया जाता है, पर मैं यही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाई डायरेक्शन है। ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन किस प्लेन में है? मैंने बताया ना, ये कौन सा प्लेन होगा? ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स प्लेन है। ये क्या है? एक्स प्लेन, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है ये नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि वाई डायरेक्शन में। प्लेन कौन सा है? प्लेन कौन सा है? एक्स प्लेन है, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कि जो ये शेयर स्ट्रेस है, जो ये शेयर स्ट्रेस है, ये लग रही है एक्स प्लेन में और वाई डायरेक्शन में। दो करके दिखाते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं शेयर का? शेयर का नॉमेनक्लेचर करते हैं टॉ ए बी, जहां ए जो होता है वो होता है प्लेन और बी होती है डायरेक्शन। बी क्या होती है? डायरेक्शन। तो जो टाउ लगा हुआ है वो एक्स प्लेन में लगा हुआ है और वाई डायरेक्शन में, राइट। तो ये भी क्या होगा बताओ? ये क्या है? ये भी वाई डायरेक्शन में लगा हुआ और प्लेन कौन सा है? ये भी एक्स प्लेन है जो इसके पैरेलल होगा, राइट। ये भी कौन सा प्लेन है? ये भी एक्स प्लेन है। यानी कि ये जो है ये भी शेयर स्ट्रेस लगी है टॉ एक्स वाई, क्योंकि ये बराबर होगा इसके, इसलिए अलग अलग होनी नहीं चाहिए। अब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे? जब ये बराबर आएगी। ये प्रूफ करना है हमें कि ये वाली जो शेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो होगी वो कैसे होगी? ये कौन से प्लेन में लगा हुआ है? ये प्लेन तो वाई प्लेन है,
यानी कि ये हो गया टॉ वाई, और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हो गया टॉ वाई एक्स, राइट। ऐसे ही नीचे होगा, कौन से प्लेन में है, नीचे जो प्लेन होगा, एक प्लेन आ रहा होगा नीचे, राइट। ये टॉप हो गया, बॉटम वाला भी वाई प्लेन होगा, तो वाई प्लेन में लगा हुआ है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें प्लेन और डायरेक्शन कैसे देखते हैं, प्लेन और डायरेक्शन हमें देखना आ गया, राइट। अब यहां पर हमें मूवमेंट इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो मूवमेंट इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, राइट। मूवमेंट इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें देखते हैं। इसको दोबारा से बना देता हूं तो और समझ में आएगा। देखो मूवमेंट इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करना है। एलिमेंट हमने कैसे बनाया था, एलिमेंट बनाया था हमने ऐसे, राइट। ये मेरा एलिमेंट है। अब यहां क्या लग रहा है, एक शेयर लग रही है एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में, यहां एक शेयर लगेगा एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में। इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा वाई प्लेन का एक्स डायरेक्शन का, और इसको बैलेंस करेगा वाई प्लेन का एक्स डायरेक्शन का शेयर। बच्चों यह याद रखना कि शेयर हमेशा आधा एरो दिखाते हैं, पूरा एरो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि प्लेन के बाहर होता है, ये प्लेन के अंदर नहीं लगा हुआ, इसलिए डबल एरो नहीं होगा। हमेशा ये प्लेन के बाहर लगता है, अंदर तो लगता नहीं, इसलिए एक एरो इसमें काट दिया जाता है, ठीक। अच्छा, डायमेंशन हमें मालूम है, ये डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन है dx, ये डायमेंशन क्या है dz, और ये डायमेंशन आपकी है dy। अब हमें इक्विलिब्रियम किसका बैलेंस करना है, मोमेंट इक्वेशन का बैलेंस करना है। तो फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट, हमें क्या लगाना है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mz इक्वल 0। हमें ये इक्वेशन को अप्लाई करके इसे इक्विलिब्रियम में बैलेंस करना है, राइट। देखो इसको कैसे करना है। मूवमेंट क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कैसे निकलेगा, देखो शेयर स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस जो होगी वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो ये जो फोर्स है तो ये क्या होगा, मान लो ये शेयर स्ट्रेस हम बात कर रहे हैं एक्स वाई की, तो ये हो गया हमारा, ये कौन सा फोर्स है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, पी वाई अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा बताओ, इसके केस में जो हमारा पी वाई होगा वो होगा टॉ एक्स वाई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, ये वाला, और इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है डी जेड इंटू डी वाई, डी जेड इंटू डी वाई। ये हमारा फोर्स हो गया वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है, राइट। एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा, कैसे निकालें कि जो टॉ वाई एक्स होगा वो क्या होगा, पी ऑफ एक्स इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, ये वाला, यही तो लग रहा है, इसी के तो पैरेलल है शेयर स्ट्रेस। तो इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है डी एक्स इंटू डी जेड। तो पी एक्स कितना आ गया, पी एक्स आ गया टॉ वाई एक्स इंटू एरिया कितना है, डी एक्स इंटू डी जेड। ये वो फोर्स आ गया जो इस पैरेलल क्रॉस सेक्शन के लग रहा है, राइट। ये तो फोर्स आया, ठीक है। मूवमेंट निकालने के लिए क्या करें, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरा पी वाई लगा हुआ है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, डी एक्स। ये ऐसे लगा हुआ है ना मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसे लग रहा है, इसका जो कपल होगा वो डी एक्स लेंथ पे बन रहा है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एक्स है, राइट। तो जो पी वाई के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डी एक्स होगा।
और पी एक्स के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, dy होगी, राइट। क्लियर है। तो x डायरेक्शन का परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट क्या है, y, और y डायरेक्शन का परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट है x, राइट। तो इसका मतलब हमें जो मोमेंट की इक्वेशन बैलेंस करनी है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पी वाई इंटू क्या होगा, डी एक्स, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्लस पी एक्स इंटू डी वाई, ये होना चाहिए जीरो, ये होना चाहिए जीरो, ठीक है। तो अब पी वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, पी वाई की वैल्यू कितनी है, पी वाई की वैल्यू है टाउ एक्स वाई इंटू डी जेड डी वाई, ठीक है। ये तो हो गई पी वाई इंटू डी एक्स, प्लस पी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, टाउ वाई एक्स इंटू डी एक्स डी जेड, ये हो गया पी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गई हमारी जब हम मोमेंट की इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। क्लियर है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, टाउ एक्स वाई इंटू डी जेड डी वाई डी एक्स प्लस टाउ वाई एक्स इंटू डी एक्स डी जेड डी वाई इक्वल जीरो। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो टाउ एक्स वाई इज प्लस टाउ वाई एक्स इक्वल जीरो, तो ये हो गया टाउ एक्स वाई इक्वल्स माइनस साइन टाउ वाई एक्स, राइट। इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां हमने देखा कि अगर हम खाली शेयर स्ट्रेस को बैलेंस करें तो वो बैलेंस रहती है किसकी वजह से, वो रहती है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, ये हमेशा बैलेंस रहेगी ऑलवेज। शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, रिमेंबर दिस पॉइंट, शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, राइट। कोई भी शेयर स्ट्रेस अगर किसी भी बीम में किसी भी बार पे एक्ट कर रही है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होगा, वो बैलेंस रहेगी। अगर वो बैलेंस नहीं है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी एक्सप्रेशन है सब वो फेल कर जाएंगे, राइट। तो डिजाइन पॉसिबल नहीं है फिर इन चीजों का। तो ध्यान रखना है, यहां पर एक नोट पॉइंट आएगा, क्या, शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर इन केस ऑफ यार इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। तो यहां नोट पॉइंट आएगा, नोट शेयर stresses are always complementary in nature. Remember this point, students, it is very important from the exam point of view, that is shear stresses are always complementary in nature, ठीक है। इट डजेंट मैटर वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट बार और बीम, राइट, ठीक है। ये इक्वेशन को हमने बैलेंस किया तो हमें रिजल्ट मिल गया कि टॉ एक्स वाई बराबर होगा माइनस टॉ वाई एक्स। ये माइनस डायरेक्शन बताता है अपोजिट टू दी टॉ एक्स वाई। माइनस डायरेक्शन सिर्फ बता रहा है उसके कपल की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अगर एक कपल एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा कपल क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो ये इक्वेशन, अच्छा ये मैंने इसलिए डायरेक्ट डिराइव किया क्योंकि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी शेयर स्ट्रेसेस ऑन बीम ड्यू टू बेंडिंग, और वहां पर हमें इसका यूज होता है कि हम क्रॉस सेक्शन पे कैसे बेंडिंग को दिखा देते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं आपको इजीली समझा सकता हूं कि क्रॉस सेक्शन पे कैसे हम शेयर स्ट्रेस को दिखाते हैं, जबकि बेंडिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस हैं स्टूडेंट्स, वो कभी भी क्रॉस सेक्शन पे नहीं एक्ट करती है, वो एक्ट करेगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे।
बट शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, जिसकी वजह से हम उसका इफेक्ट क्रॉस सेक्शन पे देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था फ्रॉम द मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। देखते हैं, अब बीम की बात कर रहे हैं। बीम पे कैसे शेयर स्ट्रेसेस जो है एक्ट करती हैं उसको समझते हैं बेंडिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल मैं कैंटिलीवर बीम को कंसीडर करूंगा, उससे अच्छा समझ में आता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स दिखानी पड़ती है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जैसे सपोज आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, राइट, वी आर हैविंग अ कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड, राइट। हमने एक पॉइंट लोड किया गया, P लगाया फ्री एंड पे, ये आपकी लेंथ हो गई L, राइट। तो अब बच्चों होगा क्या कि जब ये पॉइंट लोड लगेगा तो बीम जो बेंड करेगा। तो बीम जब बेंड करेगा तो उसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम होगा बेंडिंग का, राइट। एक बेंडिंग डायग्राम होगा तो वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ये बेंड कर देगा, ठीक है। यहां गई हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो अब बात समझने की है बच्चों, ये तो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन होगा, यहां भी तो होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या रहेगी, जीरो रहेंगी। लेकिन फाइबर तो खींचेंगे, यहां वाले फाइबर भी खींचेंगे, राइट। ऐसी अंदर वाले जो फाइबर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। तो होता क्या है बच्चों कि अगर मैं यहां पर इसको समझाऊं तो होगा क्या कि बेंडिंग की वजह से एक शियर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी। बेंडिंग की वजह से एक शियर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी, खींचनदानी शुरू हो जाती है एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में। कैसे बताता हूं। मान लो आप एक लेयर को कंसीडर करो, मान लो मैंने ये लेयर कंसीडर करी। अब ये जो लेयर होगी इस पे जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, क्या वही टेंसाइल स्ट्रेस नीचे वाली पे भी होगी? नहीं, क्योंकि ये तो वेरी करती है क्रॉस सेक्शन पे। तो स्टूडेंट यहां क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली लेयर होगी इस पे टेंशन ज्यादा रहेगी, नीचे वाली लेयर पे टेंशन कम रहेगी, कुछ इतनी रहेगी, राइट। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होगी, ये जो नीचे वाली लेयर है उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां जंक्शन होगा इनके बीच में, राइट। लेकिन यहां पर तो बेंडिंग कम है, यहां बेंडिंग ज्यादा है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा है या टेंसाइल स्ट्रेस कम है। तो ये वाली लेयर है वो उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस लेयर पे बेंडिंग का इफेक्ट कम है, इस पे टेंशन कम है। तो ये कहेगी कि ये इसे रोकने की कोशिश करेगी, राइट। तो ये लेयर इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी और ये जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी। तो जब ऐसा होगा तो इनमें खींचनतानी होगी। तो जब खींचनतानी होगी तो एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। जब खींचनतानी होगी तो एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। अब कैसे होगी समझें। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी टेंशन की वजह से, क्योंकि ज़्यादा टेंशन है तो एकदम से फाइबर बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होंगे। नीचे वाले फाइबर जो हैं वो बहुत कम मूव कर रहे होंगे। तो होगा क्या कि जब ऊपर वाले फाइबर की स्पीड ज़्यादा होगी, नीचे वाले फाइबर की स्पीड कम होगी, तो ये जो अफेक्ट देखने को मिलेगा, ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा, नीचे कम देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो होगा क्या एक्चुअल में कि जो शेयर स्ट्रेस होगी वो कैसे होगी। अगर हम एक एलिमेंट को कंसिडर कर लें यहाँ पे, तो शेयर स्ट्रेस ऐसे एक्ट करेगी कि एक तो होगी नीचे की ओर, एक होगी ऊपर की ओर। ये शेयर स्ट्रेस से एक्ट करेगी, राइट। खींचनदानी होगी तो ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी, कोई बात नहीं। अब बच्चों मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाया है क्या कि शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, ठीक है। एक्ट कौन सी कर रही है, एक्ट कर रही है किस प्लेन की, वाई प्लेन की किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ये भी होगी वाई प्लेन की किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो अब इसको बैलेंस होना है, इक्विलिब्रियम में आना है। तो इक्विलिब्रियम में आना है तो एक जो शेयर स्ट्रेस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री, वो कैसे लग रही होगी, वो इस तरह से लग रही होगी। कॉम्प्लीमेंट्री जो शेयर होगा वो कैसे एक्ट करेगा, वो ऐसे एक्ट करेगा। और इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा। यानी कि बीम में
बेंडिंग की वजह से शेयर स्ट्रेस क्या रही, हॉरिजेंटल रही, हॉरिजेंटल कपल बना, ठीक है। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा आपका वर्टिकल कपल, यानी कि जो है टॉ एक्स वाई से ये बैलेंस होगी। और हमें पता है क्या कि जो टॉ एक्स वाई होगा वो होगा माइनस साइन टॉ वाई एक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हमें जो एक्चुअल में शेयर स्ट्रेस दिख रही है, हमें जो एक्चुअल में शेयर स्ट्रेस दिख रही है वो कौन सी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल। इसको कौन बैलेंस करेगा, वर्टिकल। अब ये जो वर्टिकल है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल हुई क्रॉस सेक्शन के, ये पैरेलल हुई क्रॉस सेक्शन के। इसका मतलब अगर हम इसको फाइंड आउट ना करके क्रॉस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करें तो वो इसी के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये बराबर होती हैं। तो यही कंसेप्ट होता है कि बीम में बेंडिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेस आती है वो ऐसे आती है। हम क्या करते हैं, ये तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल नहीं रहेगी, हम क्या करते हैं इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस है उसका वेरिएशन देखते हैं क्रॉस सेक्शन पे। उसका वेरिएशन अगर हमें क्रॉस सेक्शन पे मालूम चल गया तो हमें ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है शेयर स्ट्रेसेस, तो जो वैल्यूज होती हैं वो इसी के बराबर रहती हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, हमें जो भी वेरिएशन देखना है, चाहे बेंडिंग का चाहे शेयर का, वो क्रॉस सेक्शन पे देखना है। ये जो शेयर स्ट्रेस इस पे एक्ट कर रही थी ये क्रॉस सेक्शन पे नहीं थी, ये तो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर के पैरेलल एक्ट कर रही थी। हमें देखना है वेरिएशन क्रॉस सेक्शन पे, तो क्रॉस सेक्शन पे अगर वेरिएशन देखना है तो हमें क्रॉस सेक्शन के पैरेलल शेयर चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल शेयर कौन सी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री। लग कौन सी रही थी, वाई एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री हम देखेंगे एक्स वाई, एक्स वाई जो होगा उसका वेरिएशन क्रॉस सेक्शन पे रहेगा। तो बस इस क्रॉस सेक्शन के वेरिएशंस को हमने चेक करना है। अगर हमने ये चेक कर लिया तो बेंडिंग की तो जो शेयर स्ट्रेसेस है वो ऑलवेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है शेयर स्ट्रेसेस ऑन बीम्स ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस आती हैं उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशंस होता है बीम के ऊपर वो कैसा होता है, बेंडिंग की वजह से शेयर स्ट्रेस जो एक्ट करती है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है। बट हमें मालूम है कि शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शन पे उसका वेरिएशन देखने के लिए, तो जो लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग की वजह से शेयर स्ट्रेस आ जाती है, क्रॉस सेक्शन में उसका वेरिएशन देखने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है बेंडिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेस होती है उसका वेरिएशन देखने के लिए। तो बच्चों अब ये जो क्रॉस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस वेरी करती है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि डेरिवेशन जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, इम्पॉर्टेंट होता है रिजल्ट। और रिजल्ट क्या कंक्लूड करता है वो चीज़ हमें जाननी होती है, राइट। डेरिवेशन किसी कॉम्पिटिशन में नहीं पूछा जाता। तो जो शेयर स्ट्रेस होती है बीम में वो कैसे कैलकुलेट होती है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे शेयर स्ट्रेस ऑन बीम। तो बच्चों इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है और इसमें हमें टर्म समझना है। तो जो शेयर स्ट्रेस होगी बीम में वो होती है आपकी P इंटू A इंटू वाई बार डिवाइड बाय I ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन है बहुत बड़ा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ मैं। तो अब ये टर्म हमें समझना है ये क्या चीज़ है, ये टर्म क्या क्या है। सबसे पहला है शेयर फोर्स, P जो है ये है शेयर फोर्स। क्या है, शेयर फोर्स ऑन दी बीम, राइट, where shear stress has to be measured, राइट। ये वो शेयर फोर्स होता है बीम पे जहां शेयर स्ट्रेसेस मेजर की जाती है, राइट। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन about न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। बच्चों न्यूट्रल एक्सिस वही होगी जो बेंडिंग में होती है, इसमें कोई अलग से न्यूट्रल एक्सिस नहीं होती, राइट। ये आपकी होगी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो रेस्ट ऑफ टर्म है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। देखते हैं, ये चीज़ आपको मालूम थी, आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आते हैं अब ये जो ए है, ये ए क्या है और ये वाई बार क्या है। पहले ए को देखेंगे, ये होगा एरिया ऑफ हैज्ड सेक्शन। अब ये हैज्ड सेक्शन क्या है वो बताएंगे हम। एरिया ऑफ हैज्ड सेक्शन on the cross section plane where shear stress is to be calculated, राइट। ये हमारा एरिया हो जाएगा। बात करते हैं वाई बार की। वाई बार क्या है? वाई बार है सेंट्रॉइड ऑफ हैज्ड एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ हैज्ड एरिया ऑन दी क्रॉस सेक्शन। ये आपका हो गया वाई बार। एरिया क्या है? एरिया है हैज सेक्शन का, राइट, जो क्रॉस सेक्शन प्लेन पे बनाया जाता है, जहां पर हमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी होती है। एंड वाई बार इज द सेंट्रॉइड ऑफ द हैज्ड एरिया ऑन द क्रॉस सेक्शन प्लेन, राइट। बचा बी। बी जो है उसको क्या कहते हैं? ये विड्थ है, ये विड्थ ऑफ हैज्ड एरिया। क्या है ये? विड्थ ऑफ हैज्ड एरिया। तो ये टर्म है बच्चों, अगर ये टर्म आपको समझ में आ गए तो शेयर स्ट्रेसेस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर बीम जो होता है उस पे शेयर स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हैज्ड एरिया का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, राइट। तो देखते हैं वन बाय वन। हेडिंग डालेंगे शेयर स्ट्रेसेस ऑन बीम्स, शेयर स्ट्रेसेस ऑन रेक्टेंगुलर बीम ड्यू टू बेंडिंग। शेयर स्ट्रेसेस ऑन रेक्टेंगुलर बीम ड्यू टू बेंडिंग। हेडिंग डालेंगे यहाँ, इसको भी रब करेंगे, इसको रब करेंगे, लिखेंगे शेयर स्ट्रेस ऑन रेक्टेंगुलर बीम, राइट, ड्यू टू बेंडिंग। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। देखते हैं जैसे कैसे है ये एक इस तरह का बीम है, हम कैंटिलीवर बीम मान के चलते हैं बच्चों, आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ है एक पी, ये इसकी लेंथ एल है, राइट। बेंड करेगा, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन पे अब बात करते हैं हम, किस पे देख रहे हैं वेरिएशन? क्रॉस सेक्शन पे। ये मेरा हमारा क्रॉस सेक्शन है, राइट। तो ये जो है ये हो गई बी, विड्थ इसकी, और ये डेप्थ हो गई एच। एच क्या है? एच है आपकी डेप्थ और बी है विड्थ,
बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम, और एच है आपकी डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस होगी, ये क्या होगी मेरी न्यूट्रल एक्सिस। इसको बड़ा भी करके दिखा सकते हैं ताकि आसानी हो। ठीक है, इसको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा क्रॉस सेक्शन को, इसी क्रॉस सेक्शन को, ताकि आसानी रहे कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखो ये है, मान लो ये आपकी हो गई डेप्थ एच, ये हो गई विड्थ पी। ठीक है बच्चों, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, ये हो गई आपकी न्यूट्रल एक्सिस, राइट। अब मैंने कहा कि हेज्ड एरिया की बात करेंगे। मान लो मेरे को सिर्फ शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया में देखना है, मैं चाहता हूं कि इस पूरे एरिया में शेयर स्ट्रेस कैसे वैरी कर रही है ये मुझे निकालना है। तो ये कहलाता है हेज्ड एरिया, जिसको मैंने हेज किया। ये ज़्यादा भी हो सकता है, आप बढ़ा भी ले सकते थे ऊपर से। क्लियर है? ठीक है, ये कहलाता है क्या, हेज्ड एरिया, राइट, हेज्ड एरिया। अब हमने न्यूट्रल एक्सिस से हेज्ड एरिया की डिस्टेंस क्या ली, मान लो हमने कहा कि ये है स्मॉल वाई, राइट, स्मॉल वाई, और इसका जो सेंट्रॉइड होगा हेज्ड एरिया का, उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो होता है वाई बार। पीछे लिखवाना भूल गया मैं, सॉरी। जो वाई बार होता है, ये वाई बार क्या होता है बच्चों, वाई बार जो होगा ये सेंट्रॉइड तो है हेज्ड एरिया का, लेकिन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस है। वाई बार क्या है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ हेज्ड एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा वाई बार हो गया। तो हेज्ड एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा उसकी न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसे कहेंगे हम वाई बार। ठीक है, बी हो गई आपकी हेज्ड एरिया की विड्थ। तो जितनी विड्थ नीचे है उतनी हेज्ड एरिया की विड्थ होगी, तो विड्थ तो कांस्टेंट हो गई इस केस में। ठीक है, तो वाई बार जो मैंने लिखा है उसको आप चेंज कर लेंगे, वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होती है सेंट्रॉइड किसका, हेज्ड एरिया का। अच्छा, अब देखो शेयर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या है शेयर स्ट्रेस का, फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस का, मान लो ये फोर्स लगा हुआ है P, ये शेयर फोर्स ही होगा प्लेन के लिए, राइट। ये हमारा P, ठीक है, इंटू A इंटू वाई बार। एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया किसका, हेज्ड सेक्शन का है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, देखेंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, इंटू आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों, जब ये मेरा टोटल h है तो आधा की ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2, राइट। ये कितना हो जाएगा, h/2। और जब ये h/2 हुआ तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया नहीं, सॉरी, ये डेप्थ कितनी हो जाएगी। अगर मैं h/2 में से y घटा दूं तो ये वैल्यू बच जाएगी मेरे पास h/2 माइनस y, ये हो जाएगी। ठीक है, h/2 माइनस y। क्लियर हो गई बात। तो जो हेज्ड एरिया है वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा h/2 माइनस y इंटू बी। ये हो जाएगा मेरा हेज्ड एरिया, राइट, h/2 माइनस y इंटू बी। वाई बार कितना होगा, वाई बार क्या होगा, y प्लस इसका आधा, वाई बार क्या होगा, y प्लस हाफ ऑफ h/2 माइनस y। ये हो जाएगा आपका y बार। y बार को आप कैलकुलेट कर लो, y प्लस कितना आया, y प्लस हाफ, ये कितना आ जाएगी वैल्यू,
ये वैल्यू आ जाएगी h/4 माइनस y/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी h/4 प्लस y/2। ठीक है, y बार कितना आ जाएगा, y बार आ जाएगा हमारा h/4। एरिया को मुझे मिटाना होगा यहाँ पे। तो y बार जो है हमारा ये आ जाएगा h/4 प्लस y/2। कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से हाफ, तो ये हो जाएगा h/2 प्लस y। ये आ गया मेरा y बार। ठीक है, एरिया हम निकाल चुके थे, y बार हमने निकाल लिया। आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का हमें पता है क्या होता है, bh/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और b तो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। b जो है आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर है? तो इसको एक बार और बना लेते हैं, है ना। इसको हम एक बार और दिखा देते हैं, आसानी रहेगी। ठीक है, अभी तो ये पहला ही टॉपिक है तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए और डिटेल में इसको समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया है बच्चों, हमने एक ये रेक्टेंगुलर बीम था, ये मेरी क्या थी, न्यूट्रल एक्सिस। ये मेरा हैच एरिया हो गया। ठीक है, ये मेरा हैच्ड एरिया हो गया। ये वैल्यू कितनी आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारी h/2 माइनस y। ये टोटल वैल्यू कितनी थी, ये थी h/2, राइट। ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी y, और यहाँ से जो इसका सेंट्रॉइड होगा ये वैल्यू थी y बार। ठीक है, वैल्यू क्या है, y बार। ये वैल्यू b है आपकी, और टोटल डेप्थ h है। तो मुझे पता है एरिया, मुझे क्या मिला, एरिया मुझे मिल गया, ये b है तो ये भी कितनी होगी, b। तो b इंटू h/2 माइनस y, ये तो मेरा एरिया आ गया। और y बार अभी मैंने कैलकुलेट किया था हाफ ऑफ h/2 प्लस y, ये मेरा y बार आ गया। आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना है, आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है बच्चों bh/3/12। ठीक, तो अब शेयर स्ट्रेसेस का वेरिएशंस देखेंगे तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू P इंटू एरिया कितना है, B इंटू h/2 माइनस y, और y बार कितना है, y बार है हाफ ऑफ h/2 प्लस y, राइट। डिवाइड आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना है, आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है bh/3/12, राइट, इंटू b। ये हमारा वेरिएशन देखना है। ठीक है, अब देखो एक ऊपर b है, एक ये b है, तो b से तो b कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। 12 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आएगा, राइट। तो जो टाउ का एक्सप्रेशन होगा बच्चों को कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 2। 12 से अगर हम 2 को काटेंगे तो 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 6p, राइट। और b तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक b रह जाएगा, bh/3, और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा h/2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूले से ये एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब समझते हैं, अब समझेंगे क्या है। देखो यहाँ पे p जो है वो तो वेरी नहीं कर रहा, वो तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रही है, एक चीज, वो है y, क्योंकि हैच एरिया आप कोई सा भी ले सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, ये वाला भी ले सकते थे, ये वाला भी ले सकते हैं। तो ओनली वन वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, राइट, वो क्या है, व्हाट इज दैट, वो है y स्मॉल। तो y जो है आपका वो है वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है,
P भी आपका कांस्टेंट है, राइट, HB कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, और कुछ तो वेरी कर नहीं रहा, बाकी तो सब कांस्टेंट है, यानी कि y वेरिएबल है। तो जब हमारा y वेरिएबल है इस इक्वेशन में और y की कितनी पावर बन रही है, 2, तो y की जब 2 पावर बन रही है तो y स्क्वायर, यानी कि ये लीनियर तो है नहीं, बन रही है फॉर्म y स्क्वायर की। क्या बन रही है, y स्क्वायर की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो टाउ है वो फंक्शन है बच्चों y स्क्वायर का। वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है y स्क्वायर का। इसका मतलब जो ये शेयर स्ट्रेस है इसका जो नेचर होगा वो पैराबोलिक है, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, पैराबोला है, राइट। तो यहां पर एक नोट पॉइंट और आ जाएगा, चलो देखेंगे बाद में दिखाएंगे नोट। तो वेरिएशन क्या है, ये है पैराबोलिक। क्या है, पैराबोलिक। पहली बात कि जो शेयर स्ट्रेस है बीम पे बेंडिंग की वजह से जो आती है उसका नेचर जो रहता है क्रॉस सेक्शन पे वो रहता है पैराबोलिक, राइट। कैसा रहता है, पैराबोलिक। ये बात हमें समझ में, एक्सप्रेशन हमारे पास है। अच्छा, अगर हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जाननी है, राइट, अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जाननी है तो कैसे करें, देखो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आया है, क्या है ये एक्सप्रेशन, टाउ इज इक्वल टू 6p डिवाइड बाय BH³ ब्रैकेट में h/2 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, ध्यान से देखो कि अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं, इफ y की वैल्यू अगर 0 हो तो हम बात कर रहे हैं किस पे, एट न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस पे ही तो y की वैल्यू 0 है। तो अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो जो टाउ है वो कितना आ रहा है मेरा, 6p डिवाइड बाय BH³ इंटू h/2 का होल स्क्वायर, राइट, इंटू h/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इक्वल्स। अब ये 6 इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 6p अपॉन BH³ इंटू h²/4, h²/4। तो एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3/2, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी टाउ इज इक्वल टू 6/4 इंटू P अपॉन BH, राइट, P अपॉन BH। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू कितना है, 3/2 इंटू P अपॉन BH। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया कि 3/2 इंटू P अपॉन BH। अच्छा, अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है बच्चों कि जो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया है न्यूट्रल एक्सिस पे, तो ये जो टाउ है वो किस पे दे रहा है, वो न्यूट्रल एक्सिस पे है। 3/2 इंटू P अपॉन BH, ठीक है। अब ये P अपॉन BH क्या है, P अपॉन BH क्या है, ये मेरी एवरेज शेयर स्ट्रेस होती है, राइट। जो हमने कहा था कि जो कांस्टेंट होती है शेयर फोर्स के लगने की वजह से, शेयर फोर्स के वो क्या होगी, P अपॉन एरिया ही तो होगी, और एरिया किसका होगा, इस पूरे बीम का। तो ये एरिया क्या है, P अपॉन BH ही तो है, राइट। तो ये जो है मेरी इस एक्सप्रेशन पे, ये मेरी एवरेज स्ट्रेस है। क्या है, एवरेज स्ट्रेस, जो जनरली हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी शेयर फोर्स होने की वजह से पैरेलल पे। तो जो मेरा शेयर स्ट्रेस आया न्यूट्रल एक्सिस पे बच्चों, वो आया 3/2 इंटू एवरेज स्ट्रेस, सबसे पहली बात, ठीक है, 3/2 इंटू एवरेज स्ट्रेस। ये नोट करते रहना डब्बों में जो मैंने बना दिया। तो अगर कोई रेक्टेंगुलर बीम है उस पर अगर शेयर फोर्स P लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जो शेयर फोर्स होता है जिसे ट्रांसफर शेयर लोड भी कहते हैं, वो जो शेयर फोर्स होता है वो बेंडिंग भी क्रिएट करता है और शेयर स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। तो रेक्टेंगुलर बीम के केस में न्यूट्रल एक्सिस पे जो शेयर स्ट्रेस होती है वो होती है 3/2 इंटू
टॉ ऑफ एवरेज। टॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? जो हम जनरली निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और इसमें देखते हैं। ये तो हमने न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस को निकाल लिया, ठीक, न्यूट्रल एक्सिस पे हमने शेयर स्ट्रेस को निकाल लिया। अब क्या ये देखते हैं जो न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस आई, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू होगी? वेरिएशन तो पहले वेरिएशन भी देखेंगे, वेरिएशन क्या है देखो। अच्छा, एक चीज और है, सेकंड में क्या है, इफ अगर y की वैल्यू मेरी h/2 है, सपोज y की वैल्यू अगर मेरी h/2 है, तो मैं कहां बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं टॉप फाइबर पे। कहां? टॉप फाइबर पे, राइट। तो y की वैल्यू अगर h/2 है तो एक्सप्रेशन क्या आया था मेरा शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आया था 6p/bh³ h/2 का होल स्क्वायर माइनस y²। ये मेरा एक्सप्रेशन आया था। अगर मैं y की वैल्यू h/2 पुट कर दूंगा तो जो शेयर स्ट्रेस है वो हो जाएगी 0, वो हो जाएगी 0। y की वैल्यू h/2 पे इसकी वैल्यू है 0, राइट, इसकी वैल्यू है 0। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि टॉप और बॉटम फाइबर पे जो शेयर स्ट्रेस होती है, बीम में फोर्स जो बेंडिंग होती है उसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेस आती है वो टॉप एंड बॉटम फाइबर पे 0 रहती है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम। y की वैल्यू h/2 पे क्या रहेगा? ये 0 है, तो शेयर स्ट्रेस टॉप एंड बॉटम फाइबर पे हो गई 0। न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। अभी हमने ये फाइंड आउट नहीं किया है कि न्यूट्रल एक्सिस पे ये मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, हमने सिर्फ ये देखा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे इतनी आ रही है। अब हम चेक करेंगे क्या न्यूट्रल एक्सिस पे ये जो शेयर स्ट्रेस आ रही है फॉर रेक्टेंगुलर बीम, ये मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, इसको हमें चेक करना है। हमने ये तो देख लिया कि टॉप एंड बॉटम फाइबर पे शेयर स्ट्रेस 0 है, न्यूट्रल एक्सिस पे इतनी है, और वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है पैराबोलिक। बट हमने अभी तक ये चेक नहीं किया है कि एट द न्यूट्रल एक्सिस शेयर स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम फॉर रेक्टेंगुलर बीम और नॉट, राइट। तो वी हैव टू चेक दिस। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो वो कैसे करें देखो, हमें मालूम है कि जो शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आया वो कितना आया था? 6p/bh³ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं h/2 का होल स्क्वायर माइनस y²। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमें देखना है, तो y तो एक वेरिएबल है हमारे पास, ओनली y, राइट, ओनली y इज द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। तो हम क्या करें? फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होना चाहिए कि जो मैक्सिमम में होगी वो क्या होगी? वो होगी d/dy क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। यही तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी, राइट। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y और उस वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dy क्या आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, 6p/bh³ तो आ जाएगा बाहर, ये भी कांस्टेंट है, क्लियर है। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है? 0 माइनस 2y हो जाएगा, y² कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, क्लियर है। y² कितना हो जाएगा? 2y। तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 0। अब इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर इसके साथ कर देंगे, तो 6p/bh³ इंटू माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां पॉइंट समझने की बात क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो 0 में जा सकता है, राइट, वेरिएबल तो नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करें? तो ये वैल्यू 0 के बराबर रखेगी। ये वैल्यू क्या? ये वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है? नो, ये वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि p की एक वैल्यू होगी, b की भी होगी, h की भी वैल्यू होगी। ये वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू 0। यानी कि जो शेयर स्ट्रेस है बच्चों, वो वहां मैक्सिमम आएगी जहां y की वैल्यू क्या है? 0। और y की वैल्यू 0 कहां है? एट दी न्यूट्रल एक्सिस, एट दी न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि जो शेयर स्ट्रेसेस हैं, जो हमारा शेयर फोर्स है बीम के ऊपर,
उसकी वजह से दो इफेक्ट आते हैं बीम पे, एक बेंडिंग का, एक शेयर का। तो जो शेयर का इफेक्ट आ रहा है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि टॉप एंड बॉटम फाइबर पे तो मैक्सिमम होगी, टॉप एंड बॉटम फाइबर पे, सॉरी टॉप एंड बॉटम फाइबर पे क्या होगी, मिनिमम होगी। टॉप एंड बॉटम फाइबर पे तो मिनिमम होगी, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगी। किस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। किस केस में, जब हम रेक्टेंगुलर बीम पे देख रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहती है, इस केस में आ रही है न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम, लेकिन कुछ क्रॉस सेक्शन ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रल एक्सिस पे ये मैक्सिमम नहीं होती, जैसे ट्रायंगुलर सेक्शन, राइट। तो ये मत सोच लेना कि न्यूट्रल एक्सिस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहती है, राइट। हाँ, किस केस में रहेगी, रेक्टेंगुलर बीम के केस में रहेगी, स्क्वायर सेक्शन की रहेगी और आई सेक्शन की रहेगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला कि टॉप एंड बॉटम फाइबर पे रहेगी मिनिमम, न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगी मैक्सिमम फॉर रेक्टेंगुलर बीम। नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर होगा पैराबोलिक। नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक। और एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो कंक्लूजन हमारे पास आया उसको हम लिखते हैं अब, ठीक है, वेरिएशन दिखाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्या, वेरिएशन के साथ दिखाते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, देखो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, राइट। अब मैं वेरिएशन दिखाऊंगा, डायमेंशन नहीं लिखूंगा। अगर भी शेयर स्ट्रेस, अब यहां क्या है, देखो ये टॉप फाइबर था, ये क्या है, टॉप फाइबर, और ये आपका है बॉटम फाइबर, राइट। ये आपका है बॉटम फाइबर। तो यहां क्या है, ये जो वेरिएशन है यहां तो मिनिमम रहेगी, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पे है मैक्सिमम। तो कैसे वेरिएशन दिखाएंगे, वेरिएशन होगा इस तरीके का, जो शेयर स्ट्रेस होती है वो बच्चों इस तरीके की रहती है, ये इस तरीके का वेरिएशन रहेगा। पैराबोलिक है, राइट, पैराबोलिक है तो बनेगी कैसे, इस टाइप से बनेगी। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस पे क्या रहेगी, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। ये वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, ये इस तरह से, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो ये शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये नेचर कैसा है, ये नेचर है पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक नेचर, क्लियर है। ये वैल्यू जो होगी, ये जो न्यूट्रल एक्सिस पे मैच करेगी, थोड़ा सा और अच्छे से बना लो, ये जो वैल्यू होगी ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे इस जगह पे ये मैक्सिमम होगी हमारी, ठीक है। किस केस में, रेक्टेंगुलर बीम के केस में कितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी, 3/2 इंटू टॉ एवरेज। ये ध्यान रखना, ये पेपर में आता है सीधे सीधे, ये एक्सप्रेशन सीधे सीधे आता है पेपर में। तो यहां पर नोट पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि जो शेयर स्ट्रेस होती है बीम में ड्यू टू बेंडिंग, शेयर स्ट्रेस ऑन बीम्स ड्यू टू बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग will always parabolic in nature, parabolic in nature। पहली बात, ठीक है, पैराबोलिक रहेगी। वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोला बनेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट, ये जरूरी है कि टॉप एंड बॉटम फाइबर पे हमेशा जीरो रहेगी, ये नेसेसरी है। टॉप एंड बॉटम फाइबर पे क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, शेयर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, शेयर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग will
will always zero at the top and bottom fiber. Top and bottom fiber. It is very necessary condition in case of shear stresses on beams due to bending, right? थर्ड पॉइंट क्या आएगा बच्चों? थर्ड पॉइंट आएगा कि shear stress for rectangular beam, shear stress for rectangular beam is maximum at the neutral axis. और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है वो होती है 3/2 इंटू टॉप एवरेज. ये थर्ड पॉइंट हो गया, राइट? थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. बच्चे सोचते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहती है. नहीं, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहती है किसी क्रॉस सेक्शन के केस में. तो हम लिखेंगे शेयर स्ट्रेस, लिखवा दूंगा वो भी. शेयर स्ट्रेस ऑन बीम will be maximum for rectangular, square and I section. ध्यान रखना ये तीन ही सेक्शन के लिए मैक्सिमम होगी. शेयर स्ट्रेस ऑन बीम विल बी मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस फॉर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड आई सेक्शन. Shear stress on beam will be maximum at the neutral axis for rectangular, square and I section. We will see that कि यहाँ पर ये मैक्सिमम कैसे होती है. इन केस ऑफ स्क्वायर सेक्शन में क्या हो जाएगा? B बराबर H हो जाएगा. ये तो सीधे सीधे समझ में आता है. आई सेक्शन में भी कैलकुलेट करके देखेंगे. आई सेक्शन में भी न्यूट्रल एक्सिस पे ये वैल्यू मैक्सिमम रहती है. क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल, जनरली सिमेट्रिकल सेक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें मैक्सिमम रहती है न्यूट्रल एक्सिस पे. बट ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में ये h/2 पे रहती है, जो न्यूट्रल एक्सिस से पास नहीं होती. ये चीज हम देखेंगे, राइट? तो आई होप आपको शेयर स्ट्रेसेस जो होती है बीम्स में, वो बेंडिंग की वजह से कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे हम एक्सप्रेशन देखते हैं, कैसे इसका वेरिएशन है. वेरिएशन हमेशा पैराबोलिक रहेगा, राइट? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. इसको आप रिवाइज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन देखेंगे, ट्रायंगुलर सेक्शन देखेंगे, आई सेक्शन देखेंगे इनका, और फिर इनका एक एक्सप्रेशन है, और फिर कंपैरिजन भी करना है बिटवीन दी शेयर स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑन बीम्स, राइट? तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.